The topic of this lecture is revocation. Okay, so first of all, let me tell you that this topic contains a few other topics. Basically, इस main topic के अंदर कुछ सब topics हैं and इस lecture में हम सिर्फ और सिर्फ एक particular सब topic को cover करेंगे जो कि chapter 2 के section 2 का part 2.3.3 है. ठीक है. अच्छा, so revocation is the main topic and we know that revocation basically simply means to take back something, to revoke something. So in simple words, when you for example give an offer to somebody, यानी आप जब किसी को एक offer या proposal पेश करते हैं तो उसको अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो उसका लीगल टर्म है revocation. And similarly, if you have given your acceptance, यानी आप एक बार अपनी तरफ से acceptance दे चुके हैं तो उस acceptance को भी क्या आप वापस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. तो उसके लिए लीगल टर्म once again क्या है? revocation. अब क्योंकि हमारे पास दो सिनेरियोज़ हैं, ऑब्वियसली बात है कि एक तरफ मैंने आपसे कहा कि आप अपनी दी हुई ऑफ़र या प्रपोज़ल को वापस ले सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो इसी तरह से आप अपने दिए हुए एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं. एक तरफ आप ऑफ़र को रिवोक करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने दिए हुए एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की बात कर रहे हैं. तो ज़ाहिरी बात है इसके लिए रूल्स भी दो अलग अलग होंगे. अच्छा, जस्ट टू मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि अभी अभी मैंने कहा दो अलग अलग रूल्स हैं, राइट. देयर आर टू सेपरेट रूल्स रिगार्डिंग द रेवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र एंड रिगार्डिंग द रेवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस. तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन सेक्शन 4 जो कि हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं एंड बिटवीन सेक्शन 5 विच इज़ द नेक्स्ट सेक्शन, तो इन दोनों सेक्शंस में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि सेक्शन 4 में हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन, यानी कि जिस रेवोकेशन को आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसके हवाले से क्या रूल्स हैं. लेकिन जो दो सेपरेट रूल्स हैं रिगार्डिंग द रेवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र एंड रिगार्डिंग द रेवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, उसकी जो टाइम लिमिट है कि कब वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है वो कवर किया जाता है सेक्शन 5 में. यानी कि वंस आई रिपीट दिस वंस मोर कि सेक्शन 4 में जो कि हम इस वीडियो में कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब इन द आइज़ ऑफ द लॉ कंप्लीट समझी जाती है. एंड सेक्शन 5 में वी गेट टू स्टडी कि रेवोकेशन की चाहे वो ऑफ़र के हवाले से हो या वो एक्सेप्टेंस के हवाले से हो, टाइम लिमिट क्या होती है. ठीक है. सो की वर्ड सेक्शन 4 का है दैट इट रिलेट्स टू द कम्युनिकेशन ऑफ अ रेवोकेशन एंड एज फार एज सेक्शन 5 इज़ कंसर्न्ड which we will cover in the next video. तो उसमें basically key word है about the time limit. So what we are trying to understand is that when you communicate your revocation to somebody else, when is it considered to be complete in the eyes of the law. यानी अपनी तरफ से तो आपने revocation communicate कर दी, लेकिन in the eyes of the law obviously you have to see when is the revocation going to be considered as complete. And right now basically we're going to understand in this first part जो कि part A है कि अगर आपने किसी को अपनी revocation communicate कर दी है तो as far as you are concerned, यानी कि अगर आपने for example अपने offer को revoke करने की attempt की है या फिर आपने अपनी acceptance को revoke करने की attempt की है, तो as far as you are concerned that is the person जो अपनी ऑफ़र या एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की अटेम्प्ट कर रहा है. बिकॉज देखिए यहाँ पे शुरू में क्या लिखा हुआ है, लाइक आई ऑलवेज से आई डोंट लाइक टू रीड इट आउट, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके. एंड ये आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है. वी आर राइट नाउ स्टडिंग सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, यानी कि जो भी पर्सन है, फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी ऑफ़र को रिवोक करना चाह रही हूँ या अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाह रही हूँ, तो आई एम द पर्सन राइट नाउ. बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, यानी एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. एज अगेंस्ट का सिर्फ ये मतलब है. सो एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, यानी कि अगर मैं अपनी ऑफ़र या एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की अटैम्प्ट कर रही हूँ तो मेरी तरफ से उस रेवोकेशन को किस पॉइंट पे कंप्लीट यानी कि किस पॉइंट पे इफ़ेक्टिव समझा जाएगा इन द आइज़ ऑफ द लॉ. तो आगे पढ़ लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लिखा है व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सिंपली मीन्स कि जो भी मैंने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ईमेल किया है तो ऑब्वियसली बात है वंस दैट ईमेल इज़ सेंट फ्रॉम मी
तो ईमेल सेंड हो गया, यानी कि मैंने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है। ट्रांसमिशन सिंपली मीन्स कि सामने वाली पार्टी की तरफ आपने रवाना कर दिया है। अगर आप पोस्टल एक्सेप्टेंस रूल की बात करते हैं जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। तो पोस्टल एक्सेप्टेंस रूल में वी नो कि एक गैप आ जाता है जहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बुक में जो एग्जाम्पल 41 दिया हुआ है वो देख के हम इस सिचुएशन को ईजिली समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 41, सो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, एज सून एज यू पुट इट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, फ़र्ज़ करें कि आपने अपनी ऑफ़र या एक्सेप्टेंस को जो रिवोक करने की अटेम्प्ट की है, यानी कि आपकी रेवोकेशन को कम्युनिकेट करने का जो तरीका आपने अडॉप्ट किया है, इख्तियार किया है, वो तरीका है थ्रू द पोस्ट, यानी कि आप किसी को ख़त भेज रहे हैं, लेटर के थ्रू अपनी ऑफ़र या एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है, वंस अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो कम्युनिकेशन जो आप अपनी तरफ से दूसरी पार्टी को सेंड कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट यानी कि इफ़ेक्टिव कब समझी जाएगी। तो एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न द पर्सन हु इज़ मेकिंग द कम्युनिकेशन, तो जहाँ तक आपकी बात है तो वो आपकी तरफ से द मोमेंट यू पुट इट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जिस पॉइंट में आपने अपनी तरफ से, फ़र्ज़ करें अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, तो जब आपने लेटर पोस्ट कर दिया तो आपकी तरफ से तो वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला गया। आगे पढ़ लेते हैं, टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जिसको आपने लेटर भेजा है तो उसकी तरफ रवाना हो गया है, सिंपल। अच्छा, सो एज़ टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। अब ये जो पार्ट है इसमें ये वाला की वर्ड है, की फ्रेज़ है, सॉरी, आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन। देखें, आउट ऑफ द पावर सिंपली मीन्स कि आपने अपनी तरफ से, द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट, जिसकी तरफ से जा रही है ये कम्युनिकेशन, उसने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, यानी कि देयर इज़ नथिंग मोर लेफ्ट टू बी डन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी ऑफ़र, अपनी दी हुई ऑफ़र को रिवोक करना चाहती हूँ या अपने दिए हुए एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहती हूँ, तो इस रेवोकेशन की जो कम्युनिकेशन है, जो मैं ऑब्वियसली बात है कोई भी मीन्स अडॉप्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे हम एग्जाम्पल 41 देख रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू यूज़ द एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट। तो अगर मैं पोस्ट के थ्रू अपनी रेवोकेशन को कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, तो किस पॉइंट पे आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर दिया है। ऑब्वियसली बात है, आउट ऑफ द पावर मीन्स कि अब मेरी तरफ से और कुछ करने बाकी रह गया नहीं है। तो इस सिचुएशन में आउट ऑफ द पावर सिंपली मीन्स कि मुझे अपनी बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे यानी अपने पार्ट पे जो भी करना था, जो लेटर को पोस्ट करने की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। सो क्या अब कुछ ऐसा एक्ट या कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्शन है जो मुझे अपने बिहाफ पे करना बाकी रह गए? नो। तो जब आप ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपने अपने बिहाफ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, चाहे वो लेटर के थ्रू आप भेज रहे हैं या कोई और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पार्ट पे वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब कंसिडर की जाएगी? उस पॉइंट पे कंसिडर की जाएगी जिस पॉइंट पे आपने अपने पावर में जो कुछ भी करना था वो आपने कर दिया। तो दैट इज़ ऑल। ये इतना काफ़ी लेंदी तरीके से लिखा हुआ है एंड इट लुक्स क्वाइट स्कैरी, बट एक्चुअली इट सिंपली मीन्स कि आपने अपने बिहाफ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दी हैं। तो एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न्ड, ऑलवेज़ कीप दिस इन माइंड, क्योंकि जाहिर बात है अभी जो हम पार्ट बी में देखेंगे कि सामने वाली पार्टी जिसको आपने एक्चुअली अपनी रेवोकेशन सेंड की है, ठीक है, द पर्सन टू होम यू आर मेकिंग द रेवोकेशन, जब तक उसको वो रिसीव नहीं होती, उसकी नॉलेज में नहीं आती, उसकी अवेयरनेस में नहीं आती, तब तक तो ज़ाहिर बात है उस रेवोकेशन की कोई मतलब लीगल वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे अभी पार्ट ए में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एज़ फार एज़ द पर्सन मेकिंग इट इज़ कंसर्न, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम मेकिंग द रेवोकेशन, तो मेरे बिहाफ पे, मेरे पार्ट पे वो कब कंसिडर किया जाएगा कंप्लीट? जिस पॉइंट पे मैंने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है, यानी कि अपने पावर में, अपने बिहाफ पे, अपने पार्ट पे जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी थी वो मैंने कर दी हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड कंप्लीट एज अगेंस्ट मी, ओनली एज अगेंस्ट मी। आई रिपीट, बिकॉज इस बात से हमें ये हरगिज़ नहीं समझना कि जिस पर्सन को हमने लेटर सेंड किया है उसके अगेंस्ट भी वो रेवोकेशन
साइमल्टेनियसली कंप्लीट या इफेक्टिव कंसिडर की जाएगी? नो, बिकॉज पार्ट बी में हम देखेंगे कि उस पर्सन की बात होगी एज अगेंस्ट द पर्सन जिसको कि हम एक्चुअली सेंड कर रहे हैं अपनी रेवोकेशन। अभी हम उस बंदे की बात नहीं कर रहे। ज़ाहिरी बात है, आई रिपीट, कि अगर आप अपनी रेवोकेशन किसी को सेंड कर रहे हैं तो उस पर्सन के अगेंस्ट तो वो तभी कंसिडर की जाएगी कंप्लीट जब उसको एक्चुअली रिसीव होती है। तो फ़िलहाल के लिए पार्ट ए का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी पे है, द पार्टी हु इज़ मेकिंग द रेवोकेशन। ठीक है, तो जब जो पार्टी कम्युनिकेट करने की अटेम्प्ट कर रही है, रेवोकेशन सेंड कर रही है, उस पार्टी के अगेंस्ट, आई कंक्लूड दिस पर्टिकुलर पार्ट, उस पार्टी के अगेंस्ट सिंपली तब कंप्लीट कंसिडर की जाएगी इन द आइज ऑफ द लॉ जिस वक्त वो उसको एक कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देंगे, यानी कि रवाना कर देंगे। एंड दूसरा ये कि अपने पावर में जो कुछ भी करना था वो उस पार्टी ने कर दिया है। ओके, सो एग्जाम्पल 41 में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, एक है तलाल एंड दूसरे हैं बिलाल। एंड राइट हियर आई हैव रिटन डाउन अ फ्यू डेट्स एंड बेसिकली आई एम गोइंग टू ट्राई टू सिंप्लीफाई द एग्जाम्पल। पढ़ तो आप खुद भी सकते हैं किताब में, एग्जाम्पल 41 अवेलेबल है। एंड एग्जाम्पल 41 में जो सिचुएशन है उसमें 4 की डेट्स हैं। ठीक है, नंबर 1 1 अक्टूबर। सो लाइक आई सेड, दो पार्टीज़ हैं, एक है तलाल एक है बिलाल। अब तलाल ने 1 अक्टूबर को अपनी तरफ से बिलाल को एक ऑफ़र भेजी रिगार्डिंग सेलिंग सम गुड्स। ठीक है, कुछ कमोडिटीज़ वो सेल करना चाह रहे हैं। सो ऑफ़र इज़ गोइंग फ्रॉम तलाल टू बिलाल ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, इन्होंने लेटर का तरीका इख्तियार किया, यानी कि बाय पोस्ट इन्होंने सेंड किया है ऑफ़र को। तो ऑन 1 अक्टूबर, आई रिपीट, तलाल सेंड्स द लेटर, यानी लेटर डिस्पैच किस दिन हुआ है? 1 अक्टूबर को डिस्पैच हो गया है। ठीक है, फ्रॉम तलाल टू बिलाल, तो ऑफ़र इनकी तरफ से चली गई। अच्छा, अभी हम यहाँ पे ऑफ़र के कम्युनिकेशन के रूल्स नहीं समझ रहे हैं, हमें रेवोकेशन के रूल्स समझने हैं, तो फ़िलहाल के लिए इस पे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1 अक्टूबर तलाल सेंड्स द ऑफ़र टू बिलाल, सिंपल। अच्छा, इनको रिसीव कब हुई बिलाल को? 11th को। ज़ाहिरी बात है, पोस्ट है, थ्रू लेटर पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जो मैं गैप की बात कर रही थी, एक टाइम लैग आ जाता है। तो 1 को इन्होंने सेंड किया, लेकिन बिलाल के पास 11 अक्टूबर को वो लेटर पहुंचता है। ठीक है, अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलाल देर करते ही नहीं है, विदाउट एनी डिले एट ऑल बिलाल एक्सेप्ट्स दिस ऑफ़र ऑन द सेम डे एज ही रिसीव्स द ऑफ़र। यानी कि बिलाल को 11 अक्टूबर को जब वो लेटर रिसीव होता है, सेम डे पे वो उस लेटर की एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देते हैं बैक टू तलाल। यानी कि तलाल ने 1 को भेजी थी, 11th को इनके पास वो ऑफ़र रिसीव हुई, 11th को ही बिलाल ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। एंड बाय लेटर, वंस अगेन वी आर प्रिज्यूमिंग, ज़ाहिरी बात है इन्होंने लेटर भेजा था, ये भी लेटर के थ्रू भेजेंगे। और जितना टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है इसलिए ये बात मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितना टाइम का गैप आ रहा है बीच में, ज़ाहिरी बात है उन्होंने बाय लेटर ही एक्सेप्ट किया होगा। अच्छा, तो बिलाल ने 11th को जब इनको ऑफ़र रिसीव होती है तलाल की, सेम डे पे अपना एक्सेप्टेंस लेटर तलाल की तरफ रवाना कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। सो बेसिकली 1 को तलाल ने ऑफ़र सेंड की, 11th को बिलाल को वो ऑफ़र लेटर रिसीव हुआ एंड 11th को ही इन्होंने एक्सेप्टेंस अपनी तरफ से पोस्ट कर दी। अच्छा, अब 18th को क्या होता है? यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 18 अक्टूबर तलाल रोट अ लेटर रिवोकिंग हिज ऑफ़र। यानी कि 11th को बेसिकली बिलाल ने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस सेंड कर दिया था, लेकिन 18th को यानी कुछ दिन बाद तलाल को ख्याल आया, ही चेंज्ड हिज माइंड। एंड इसके बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही गॉट अ बेटर ऑफर फ्रॉम समबडी एल्स, और मे बी ही डिसाइडेड नॉट टू सेल द प्रोडक्ट्स फॉर एनी रीज़न। तो इसने डिसाइड किया मुझे अपने ये गुड्स, अपनी कमोडिटी सेल करनी ही नहीं है। जो भी रीज़न हो, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। पॉइंट ये है कि 18 अक्टूबर को तलाल ऑब्वियसली ही चेंज्ड हिज माइंड एंड ही सेंड्स अ रेवोकेशन लेटर। अब यहाँ पे आ जाती है हमारी रेलिवेंट पॉइंट, हमारा आ जाता है कि 18 अक्टूबर को तलाल हैज़ चेंज्ड हिज माइंड एंड ही पोस्ट्स अ रेवोकेशन लेटर। यानी कि इन्होंने एक नया लेटर पोस्ट किया है। एंड किसको पोस्ट किया? ज़ाहिरी बात है बिलाल को पोस्ट किया है। बिलाल को 18 अक्टूबर को तलाल की तरफ से एक लेटर जा रहा है जो कि उस दी हुई ऑफ़र को, ऑफ़र कब दी थी? 1 को। तो 1 को जो दी थी ऑफ़र तलाल ने, उसको रिवोक करता है। वो कब? 18 को। ठीक है, अच्छा, 20th को क्या होता है ये भी देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ मोर रेलिवेंट टू पार्ट बी। हम इस फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में पार्ट ए समझ रहे हैं।
पार्ट बी से रेलेवेंट है 20th वाली डेट, लेकिन हम देख लेते हैं कि होता क्या है। देखिए 20th को बिलाल को ये दूसरा वाला लेटर मिल जाता है, यानी कि रिसीव हो जाता है। कौन सा लेटर? ये रेवोकेशन वाला जो तलाल ने 18th को सेंड किया है। 2 दिन में इनको रेवोकेशन का लेटर हो सकता है, अब इन्होंने अर्जेंट पोस्ट के थ्रू सेंड किया हो। एनीवेज पॉइंट ये है कि हम अभी यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन किस पॉइंट पे कंप्लीट समझी जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लेरिफाई वंस अगेन कर दूँ कि हम यहाँ पर वो टाइम लिमिट वाला रूल नहीं पढ़े, वो सेक्शन 5 में आएगा, क्योंकि आपने ये ज़रूरी समझने वाली बात है। सेक्शन 5 बाय द वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन कर देना काफ़ी नहीं होता। आपने ये देखना है कि रेवोकेशन को कम्युनिकेट करने का आपके पास टाइम है भी या ख़त्म हो चुका है, तो वो टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन 5 में आती है। फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब समझी जाती है। टाइम लिमिट हमारा इस पर्टिकुलर सेक्शन में कंसर्न है ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम टाइम लिमिट को छोड़ देते हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, यानी कि जो बंदा रिवोक कर रहा है। आई रिपीट, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो बंदा रिवोक कर रहा है, यहाँ पे कौन रिवोक कर रहा है? तलाल अपनी दी हुई ऑफ़र को रिवोक कर रहा है। तो तलाल इज़ द पर्सन रिवोकिंग हिज ऑफ़र। तो किस पॉइंट पे उसकी जो रेवोकेशन है उसकी कम्युनिकेशन को, यानी कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन को किस पॉइंट पे कंप्लीट समझा जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये जो रूल समझा है, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो बहुत सिंपल हमारे पास आंसर आ जाता है कि इस पॉइंट पे कंप्लीट समझा जाएगा जिस वक्त तलाल ने अपनी तरफ से लेटर को सेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि एज सून एज यू पुट इट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो 18th को जब तलाल ने वो लेटर पोस्ट कर दिया तो अपनी तरफ से तो उन्होंने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में यानी कि रवाना तो कर दिया। अच्छा, क्या अब तलाल को और कुछ करना बाकी है? नो, बिकॉज उसके पावर में जो कुछ भी था वो उसने कर लिया है, यानी कि वो रिवोक करने के लिए हो सकता है। देखें, उसने 18th को सेंड किया है, 20th को रिसीव हो गया है, तो शायद उसने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अर्जेंट पोस्ट भी किया हो शायद, क्योंकि पहला लेटर तो इतने गैप के बाद मिला, लेकिन दूसरा वाला सिर्फ 2 दिन में मिल गया। तो अपने पावर में जो कुछ वो कर सकते थे तलाल, उन्होंने कर दिया। तो एज़ फार एज दिस पार्ट इज़ कंसर्न, पार्ट ए, ठीक है, एज़ फार एज दिस होल सेंटेंस इज़ कंसर्न, हम इस सिनेरियो से क्लियरली देख सकते हैं। इफ़ आई आस्क यू कि कौन सी डेट को ये रेवोकेशन जो थी, ऑफ़र की रेवोकेशन जो तलाल ने सेंड की है, वो कौन सी डेट को कंप्लीट समझी जाएगी एज़ फार एज तलाल इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि हम ये देख रहे हैं एज अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट। तो यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि जिसको भेजी जा रही है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी। नो, हम सिर्फ ये देख रहे हैं जो मेकिंग इट मीन्स द पर्सन हु इज़ रिवोकिंग इट, तो उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी डेट है, तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल कि 18th को, यानी कि जिस दिन उसने अपने पावर में जो कुछ भी था वो कर लिया एंड कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में उस लेटर, रेवोकेशन लेटर को डाल दिया, तो उस रेवोकेशन की कम्युनिकेशन को एज़ फार एज तलाल इज़ कंसर्न्ड, यानी द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट इज़ कंसर्न्ड, उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो गई वो रेवोकेशन? ऑन 18th अक्टूबर। आ जाते हैं असल पार्ट पे, बिकॉज ऑब्वियसली द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट, यानी तलाल हमारे जो एग्जाम्पल में इन्वॉल्व हैं, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि तलाल की तरफ से रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। ज़ाहिर ही बात है, जब तक बिलाल को वो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन एक्चुअली रिसीव नहीं होगी, यानी कि उसकी नॉलेज में ये बात नहीं आएगी, तब तक ऑब्वियसली बात है इस रेवोकेशन के कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते। तो पार्ट ए जो है वो ऑब्वियसली बात है हमें समझना ज़रूरी था कि तलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तलाल के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए कि उसकी तरफ से ये रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, तो वो 18th अक्टूबर को, जिस दिन उसने वो ऑफ़र को रिवोक करने वाला लेटर सेंड किया, उस दिन कंप्लीट हो गई। लेकिन लाइक आई सेड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। असल बात आती है इस पार्ट बी में, जो कि अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, कि असल बात यह है कि उस पर्सन को जिसको कि आपने अपनी रेवोकेशन सेंड की है, उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी आपकी रेवोकेशन की कम्युनिकेशन। दैट इज़ द मेन पॉइंट, दैट इज़ ऑब्वियसली आवर मेन कंसर्न, क्योंकि उसके पहले तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तलाल के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। असल बात तो ये है जिसको उसने वो लेटर सेंड किया है उसकी नॉलेज में ये रेवोकेशन आ जानी चाहिए। तो पार्ट बी जो है वो रिलेटिवली सिंपलर टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज ब्रीफली इसने ये लिखा हुआ है कि एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, यानी कि जिस पर्सन को आपने अपनी रेवोकेशन
सेंड की है, जिसको आप रिवोक करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी में इस एग्जाम्पल 41 में दैट पर्सन इज़ बिलाल। सो बिलाल को एज फार एज अगेंस्ट द पर्सन का मतलब सिंपली क्या है, एज फार एज द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, यानी कि एज फार एज बिलाल इज़ कंसर्न्ड, जिसको के रेवोकेशन रिसीव होने की है। तो एज फार एज बिलाल इज़ कंसर्न्ड, उसके अगेंस्ट ये रेवोकेशन की कम्युनिकेशन किस पॉइंट पे कंप्लीट समझी जाएगी, 20th अक्टूबर। बिकॉज जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि 20th वाली डेट हमारे एग्जाम्पल में तब रेलेवेंट होगी जब हम पार्ट बी कवर करेंगे। तो सेक्शन 4 के यहाँ पे 2 पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, एंड पार्ट ए हमने ऑलरेडी समझ लिया था। पार्ट बी सिंपली ये कहता है कि जिस दिन, जिस पॉइंट इन टाइम पर द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, यानी कि रेवोकेशन जिसको के मिलनी है, तो उस पर्सन को जब रेवोकेशन रिसीव होगी, वो लेटर है या पोस्ट, जो भी तरीका इख्तियार किया गया है, उस पॉइंट पे ये रेवोकेशन को कंप्लीट समझा जाएगा जब उसकी नॉलेज में ये बात आ जाए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर काफ़ी सारे केस लॉज भी हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम सिर्फ इस एग्जाम्पल को समझें कि बिलाल की नॉलेज में ये बात किस दिन आई है कि तलाल ने अपनी ऑफ़र को रिवोक कर लिया है, 20th अक्टूबर को। लेकिन हम जब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विच इज़ सेक्शन 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें टाइम लिमिट के हवाले से रूल्स हैं कि ऑफ़र को आप मैक्सिमम कब तक रिवोक कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस को आप मैक्सिमम कब तक रिवोक कर सकते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे तलाल की जो ये अटेम्प्ट थी ना रिवोक करने की, वो कामयाब नहीं थी। ऑब्वियसली नहीं थी, बिकॉज अगर हम रूल देखते हैं वो टाइम लिमिट वाला जो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, तो वो अटेम्प्ट अब इसलिए कामयाब नहीं थी क्योंकि बिलाल की तरफ से जिस दिन एक्सेप्टेंस चली गई उस दिन तलाल बाउंड हो गए। जब तलाल ऑब्वियसली बात है बाउंड हो गए, तो अब ही इज़ नो लॉन्गर फ्री टू रिवोक हिज ऑफ़र। उसने अटेम्प्ट कर ली, सही है, ठीक है, करने दें, लेकिन क्या उस अटेम्प्ट के कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? नहीं, क्योंकि 11th को जिस दिन बिलाल ने अपनी तरफ से ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, अगेन हम ये रूल कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 5 में। पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए यहाँ पर इस सिनेरियो में कि क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया है, इज़ द कॉन्ट्रैक्ट डन, तो येस इट इज़, बिकॉज बिलाल की तरफ से 11th को एक्सेप्टेंस हो चुकी थी। नाउ तलाल ने जो अटेम्प्ट किया है 18th अक्टूबर को रिवोक करने के लिए लेटर सेंड किया है, इट इज़ ऑफ नो लीगल वैल्यू। ओके, सो कंक्लूड करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे थे सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 4 में कौन सा पॉइंट कवर्ड है? इट इज़ अबाउट कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन जो है वो किस पॉइंट पे कंप्लीट समझी जाती है। हमने एग्जांपल 41 देखा जिसमें एक पार्टी तलाल ने 1 अक्टूबर को एक लेटर सेंड किया था ऑफ़र करते हुए बिलाल को, और वो ऑफ़र लेटर बिलाल को 11th को रिसीव हुआ, ठीक है। अच्छा, उसी दिन सेम डे जिस दिन उनको ऑफ़र लेटर रिसीव हुआ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एक्सेप्टेंस किस दिन हो रही है? 11th अक्टूबर को बिलाल की तरफ से। अच्छा, 18th अक्टूबर को तलाल चेंजेस हिज माइंड, यानी कि जिसने ऑफ़र दी थी ना 1st को, दैट पार्टी चेंजेस हिज माइंड, एंड 18th को वो क्या करते हैं, अपनी ऑफ़र वापस लेने का यानी कि रिवोक करने की अटेम्प्ट करते हैं। किस तरह से? वो एक नया लेटर पोस्ट करते हैं बिलाल को, क्या आई वॉन्ट टू रिवोक माई ऑफ़र, मुझे अपने गुड्स आपको सेल नहीं करने। लेकिन वो रेवोकेशन वाला लेटर इनको कब पहुंचता है? 20th को। अच्छा, यानी कि बिलाल के पास वो रिसीव होता है 20th को। पॉइंट ये है कि एज़ फार एज़ तलाल इज़ कंसर्न, जो कि इस सेक्शन का पार्ट ए है, तो एज़ फार एज़ तलाल इज़ कंसर्न द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट, यानी जो पर्सन रिवोक कर रहा है उसके अगेंस्ट वो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाती है जिस वक्त वो अपनी तरफ से उस रेवोकेशन को एक कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि किस डेट पे तलाल के अगेंस्ट वो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, तो वो इस डेट पे हुई है 18th को, ठीक है, जिस दिन वो ऑफ़र को रिवोक करने के लिए लेटर सेंड करते हैं। अच्छा, और अगर हमसे ये पूछा जाए कि किस दिन बिलाल के अगेंस्ट एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, यानी कि जिस पर्सन को वो रेवोकेशन एड्रेस की गई थी उस पर्सन के अगेंस्ट वो रेवोकेशन कब कंप्लीट होगी? जिस वक्त वो उसकी नॉलेज में आएगी, यानी कि बिलाल के अगेंस्ट वो रेवोकेशन जो है, जो कि तलाल ने 18th को सेंड की थी, वो 20th को कंप्लीट हो रही है। ये मेन पॉइंट था इस पर्टिकुलर वीडियो का। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट रेलेवेंट है कि यहाँ पे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस तो हो चुकी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, तो यहाँ पे क्या रेवोकेशन के
रेवोकेशन की कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जहाँ पे हम सेक्शन 5 देख रहे हैं कि टाइम लिमिट क्या है, कि आप आर यू फ्री टू रिवोक योर ऑफ़र और रिवोक योर एक्सेप्टेंस एनी टाइम, नो यू आर नॉट, टाइम लिमिट है। तो वो टाइम लिमिट हम देखेंगे कि वो निकल चुकी थी, इट वॉज टू लेट, बाय द टाइम तलाल चेंज्ड हिज माइंड इट वॉज टू लेट। तो वो हम सेक्शन 5 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।